हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, और उसी क्लास में आपको बताया गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उनमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो दो फैक्टर्स थे, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एक था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उनको मैं आपको जो है डेस्क्राइब फॉर्म में आगे बताऊंगा। तो उसके लिए जो है आपके पास आज की क्लास जो है उसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर का जो रिएक्शन की रेट होती है ना उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या फिर रेट कांस्टेंट है ना उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सभी स्टूडेंट जो है वो जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको उसमें दी गई पूरी जानकारी मिल सके। वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरीके से आपको लग रहे हैं वीडियोस। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है कि आपको एक वैल्यू रखनी पड़ेगी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन मतलब किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है। तो अपन यहाँ पर जो रिएक्शन देख रहे हैं ना वो देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें क्या होता है रेट जो होती है रेट वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब मैं ये टेम्परेचर क्यों बता रहा हूँ आपको, तो देखो एक तो अपने पास दे रखा है, मान लो जो एक्चुअल में टेम्परेचर है वो मतलब कितना भी टेम्परेचर है वो, उसके ऊपर रेट कांस्टेंट अपने पास KT है। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस, देखो जनरली क्या होता है स्मॉल टी से अपन लिखते हैं टाइम को, कैपिटल T से लिखते हैं टेम्परेचर को, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट केस है जहां पर अपन जो टेम्परेचर है ना उसको किससे लिख रहे हैं, स्मॉल टी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से T टेम्परेचर पर, तो ये हो गया KT। लेकिन अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर इससे 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो ये हो जाएगा KT प्लस 10। ये रेट कांस्टेंट हुआ, रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, और ये हुआ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10, मतलब जो टेम्परेचर था उससे 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, तो जब इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऑलमोस्ट 2, मतलब 2 होती है। वैसे कुछ बुक्स में जो है ना यहाँ पर 3 भी लिखा होता है, तो आप इस 3 का ध्यान नहीं रखें। आपको जो ध्यान रखना है ना वो रखना है कि अगर जैसे ही अपन किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस को इक्वल क्यों मान लिया, तो मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं माना इसको, क्योंकि ये अपन बोल रहे हैं टेम्परेचर में चेंज, और चेंज है ना चेंज, आप अगर चेंज निकालोगे तो चेंज हमेशा केल्विन में निकालो चाहे से डिग्री सेल्सियस में, चेंज हमेशा इक्वल ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 298 केल्विन टेम्परेचर है और 10 इंक्रीज किया तो 308 हो गया, इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि 25 डिग्री सेल्सियस है और 35 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे बोलता। तो यहाँ पर अगर चेंज देखोगे ना चेंज, तो दोनों केस में ही चेंज कितने का आ रहा है, 10 का। इसका मतलब अपन यहाँ पर यूनिट से मतलब नहीं रख रहे, चेंज से मतलब रख रहे हैं चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज कितने का हुआ, तो चेंज हुआ है 10 का। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन जो अपने पास हो गई ना वो हो गई द रेशियो ऑफ KT प्लस 10, मतलब T टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट, और जो T टेम्परेचर है उसके ऊपर रेट कांस्टेंट का रेशियो जो होता है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आपसे अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछते थे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आप आंसर जो देंगे ना वो देंगे 2। ठीक है, और हमेशा ये बहुत ज्यादा यूज होगी आपके, ये जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा यूज होगी। वैसे ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक नहीं कह सकते, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन में आपको अगर इस तरीके दे रखा है कि 10 केल्विन में इंक्रीज किया है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे रेट कांस्टेंट है ना, जैसे इनिशियल जो रेट कांस्टेंट होगा उसको अपन मानेंगे K1 और बाद में जो है मानेंगे K2। K1 हमेशा 1 होगा, K1 हमेशा 1, लेकिन K2 है ना, अगर मान लो अपन ने 10 का चेंज किया है, कितने का, 10 केल्विन का चेंज किया,
तो ये हो जाएगा 2। अगर चेंज जो है ना अपन ने किया कितने का 20 का, तो ये तो हुआ 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि फर्स्ट 10 में 2 डबल हुआ, फिर उसके बाद में उसका डबल होगा। ऐसे ही अगर 30 का चेंज करते तो ये कितना होता 1 होता, फिर इसका डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट है ना, उसमें इंक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि जो अपन 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज कर रहे हैं, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल चीज ये थी अपने पास, ये अपन पहले पढ़ चुके थे कि रेट ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, अगर कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हुई, तो इसमें अपन यहाँ पर जो है इसका अपोजिट करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होने जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है। ठीक है, ये तो हुआ एक थ्योरेटिकल चीज, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे आरेनियस, कौन आरेनियस, उन्होंने एक रिलेशन दिया था टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में। तो अपन अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आरेनियस थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं, आरेनियस थ्योरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आरेनियस थ्योरी किस चीज के बारे में बता रही है। तो आरेनियस थ्योरी जो है ना वो बता रही है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो आरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन, जो कि किसके बीच में रिलेशन है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। बाकी चीजों को भी देखते हैं कि तो यहाँ पर हो गया रेट कांस्टेंट, टी जो है ना वो क्या हो गया टेम्परेचर, आर जैसे कि पहले क्लास में बता रखा आपको कि आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दो ही चीजें यहाँ पर नई है, एक तो है ए और एक है ई ए। और ई ए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ई ए में ए का मतलब होता है एक्टिवेशन, इसका ए का, और ई का मतलब जो जनरली होता है वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और ए है ना ए, उसको या तो बोल सकते हैं आरेनियस फैक्टर, क्या बोल सकते हैं आरेनियस फैक्टर, या फिर जो ई होता है ना ई, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है ये तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, बाकी आप तो आरएनएस फैक्टर से याद रखो कि ए का मतलब आरएनएस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को समझ में आ गया ये। उसके बाद में देखो इसको अगर आगे सोल्व करें और इसमें ग्राफ बनाया गया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का लॉग लेना है, लॉग, तो टेकिंग log ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का log लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन टी। ये ई ए अपॉन आर टी लिख दो या ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी लिख दो। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप log k log a माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी। ठीक है, ये जो log है वो ई की बेस में है, ई की बेस में, इसीलिए देखो ये जो ई है ना ई, उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ई की फैक्टर में है ये। अगर अपन इसको 10 की बेस में लेते हैं, आगे लेंगे अपन 10 की बेस में लेंगे तो 2.303 और एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको देखिए। अब अगर ग्राफ फॉर्म करना है तो ग्राफ के लिए मैंने क्या इक्वेशन बता रखी है आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन बता रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सेट करें अगर, तो अपने पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस log a, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको तो ऐसे कैसे रख लिया, इस वाली इक्वेशन को इधर कर दिया और जो log a है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया y, ये m, x और c। तो ग्राफ देखो, ग्राफ इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे कौन है अपने पास log k, कौन है log k। x एक्सिस पे कौन आएगा, x एक्सिस पे 1 अपॉन टी, कौन आएगा 1 अपॉन टी। उसके बाद में m है ना, m को क्या हो गया स्लोप, और log a क्या हो गया इंटरसेप्ट। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था इस टाइप का ग्राफ एक, कि यहाँ पर जो m है ना m, उसकी वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, नेगेटिव, और नेगेटिव की वजह से जो ग्राफ है ना, ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ऊपर से स्टार्ट कर दिया, इंटरसेप्ट की प्रेजेंस की वजह से इस लाइन को इसके टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर log a, और m जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस ई ए अपॉन आर, क्या है माइनस ई ए अपॉन आर।
अगर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से दे दे कि आपको जो ग्राफ है वो बनाना है log 10 के वर्सेज 1/t में बनाना है, ऐसे दे दे, मतलब log 10 लगा के दे दे आपको। तो देखो क्या चेंज करेंगे इसके अंदर, तो log 10 में और log e में वैसे स्मॉल सा डिफरेंस होता है, ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा log 10 के, यहाँ पर आ जाएगा 1/t और इंटरसेप्ट है ना वो भी क्या हो जाएगा log 10 a, लेकिन जो स्लोप है m की जगह पे आ जाएगा -EA/2.303 r। तो ये जो 2.303 है ना वो कब आता है, जब अपन log e की बेस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, log 10 की बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आरएनएस जो थ्योरी है उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अपने पास ये था, इस इक्वेशन के बेसिस पर अपन ने इसको समझ लिया है। उसके बाद में जो ग्राफ है उसको अपन ने देख लिया। अब देखो अगर अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो इक्वेशन में देखो क्या चेंज आता है, ये समझना है आपको। फिर उसके बाद में इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं और एक जो और डिफरेंट टाइप का ग्राफ है उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो अपन ने आरएनएस इक्वेशन ली है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे सोल्व करना चाहिए, तो एक फॉर्मूला आएगा जिससे कि न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर अपन टेम्परेचर को मान ले क्या T1, क्या मान ले T1 टेम्परेचर अपने पास, तो T1 टेम्परेचर है तो फॉर्मूला जो होगा ना वो हो जाएगा log K1 इक्वल टू -EA/r/T1 प्लस log A। ये मान लो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही टेम्परेचर होता है T2, क्या होता T2 टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा log K2 इक्वल टू -EA/r/T2 प्लस log A, ठीक है। उसके बाद में देखो करना क्या होता है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना होता है। तो देखिए क्या होगा, मतलब करना क्या चाहते हैं अपन, log K2 माइनस log K1 ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो log K2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -EA/r/T2, ठीक है। प्लस में कौन आ जाएगा log A, मैं लिख रहा नहीं हूं इसको क्योंकि ये कैंसिल होगा इसलिए लिख रहा नहीं हूं मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में माइनस फिर क्या आ जाएगा -EA/r/T1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका है प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस n है तो log K2/K1, ये log m माइनस log n होता है तो इसको अपन क्या लिख देते हैं log K2/K1 लिख देते हैं। ये प्लस की हो गई वैल्यू इसलिए पहले लिख देते हैं, ये माइनस की इसको बाद में लिख देते हैं। कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया EA/r, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब वैसे तो फॉर्मूला यही है लेकिन अगर इसको log 10 में कन्वर्ट करते हैं, किसमें log 10 में, तो log 10 K2/K1 इक्वल टू हो जाएगा EA/2.303r 2.303r T2 माइनस T1/T1 T2। ये जो फॉर्मूला है इससे अपने पास न्यूमेरिकल दे रखे हैं और इन न्यूमेरिकल्स को अपन करेंगे भी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन ने क्या कर दिया, log e की बेस में था, ये मैंने बताया भी था आपको। ये जो log है इसको ln भी लिख सकते हो आप इस तरीके से, e की बेस वालों को ऐसे लिख सकते हैं, बाकी 10 बेस में अगर है तो उसको 2.303 के बेसिस पे लिखते हैं। तो K2/K1। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर है ना 298 से 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए, बस इतना ही दिया होगा। और ऐसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालो इसकी, क्या निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो इसमें K1 की वैल्यू कितनी होगी, K1 की वैल्यू कितनी होगी इसमें, तो मैंने क्या बताया था कि K1 हमेशा 1 होता है, तो K1 तो कितना हो जाएगा इसमें 1। K2 कितना होगा, K2 कितना होगा इसमें, तो K2 के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर में चेंज कितने का हो रहा है। तो टेम्परेचर में चेंज कितने का हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज 10 का हो रहा है, 10 का, ठीक है। वैसे मैं आपको कराऊंगा इसकी न्यूमेरिकल, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो बहुत इजी होता है। K1 1 हो जाएगा, K2 जो है ना वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 10 का चेंज हो रहा है। T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 298 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा, तो T2 के लिए जनरली स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, ये 10 केल्विन को देख के यहाँ पे 10 लिख देते हैं, लेकिन 10 नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि 298 से 10 इंक्रीज किया इसने, तो क्या हो जाएगा 308 केल्विन। और R की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स।
अब देखो आप आराम से इजी वे में जो है वो ए की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वैल्यू से K1 K2 ये सब मेजर करना आना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन था आरएनएस थ्योरी का वो। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो आरएनएस थ्योरी होती है उसमें थ्योरेटिकल चीजें जो आपको क्या दे रखी है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया है, 2 टाइप्स के ग्राफ भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन वास्तव में जो थ्योरेटिकल चीजें इसके अंदर है उसको ये ग्राफ से अपन इसको समझते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ है अपने पास, इसमें एक्स एक्सिस पे अपन ने ले रखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पाथ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इस तरफ बढ़ेगी इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ अपन ने ले रखी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या ले रखी है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस लाइन को यहां से बढ़ा दो, इसके बाद बीच में ये जो है इसको अपन लिखते हैं ई ए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई ए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से लेकर यहां तक की जो ये गैप है, ये वाला गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा एच, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन हीट भी बोल सकते हो। ठीक है, एनर्जी हो गई है। उसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद में इस जगह पे होते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और यहां पर होते हैं ना, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो करेगा वो क्या करेगा, इसके अंदर ये जो एनर्जी गैप है ये यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर एनर्जी गैप जो है वो छोटा है। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा, इसीलिए तो वो रिएक्शन कर पाता है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए वो रिएक्शन कर पाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इसका मतलब उनकी एनर्जी कम होती है। तो ये ध्यान रखना, ये इसके सामने नहीं है बिल्कुल, इसके नीचे है ये। ठीक है, ये अब इस जगह पे जो आता है ना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और दूसरा नाम होता है इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। अब अपन इसको समझते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है, मान लो अपन को H2 प्लस I2, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए हैं। क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? 2HI। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए आप। बीच में जो स्टेट है ना ट्रांजिशन स्टेट, उसका मतलब क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट। तो H और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, I और I के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और H और I के बीच में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट है ना, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिली अपन को? ट्रांजिशन स्टेट से इंफॉर्मेशन मिली कि जो ओल्ड बॉन्ड थे ना, ओल्ड बॉन्ड उनके ब्रेकिंग की और न्यू बॉन्ड है उनके फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजें जो है वो कौन कौन सी हैं, तो उनको आप उसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहली चीज, जो जितने भी रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में जो प्रेजेंट होते हैं मिक्सर में, वो सब के सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहली चीज, मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डजंट पार्टिसिपेट इन या डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है ना वो इतनी है, मतलब यहाँ तक आ पाए, कुछ यहाँ तक आ पाए, कुछ यहाँ तक आ पाए, मतलब जो इस एनर्जी बैरियर को, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाएंगे, इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे, वो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरी लैंग्वेज में बोले अगर इसको, तो ओनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। और एक्टिव मॉलिक्यूल किसको डिफाइन करेंगे अपन? बोलेंगे किसको? एक्टिव मॉलिक्यूल। तो द मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल और इससे ज्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी से के इक्वल और इससे ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी एनर्जी इसके इक्वल नहीं होती उनको बोलते हैं इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो इनएक्टिव होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद में एक बार ऐसे पूछा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कीजिए।
एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसे कहेंगे, और रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मतलब रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करें अगर, तो देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये जो है ना, यहाँ पर इसके अंदर कन्वर्ट कब हो सकता है, जब इस बैरियर को ये पार करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी चीज, कुछ मॉलिक्यूल जो यहाँ तक पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब बैरियर कम होगा। इसका मतलब रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कम हो। फिर उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, एक्टिव मॉलिक्यूल उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज सीधी लैंग्वेज में कहीं पे से बोल सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव। ठीक है, और लास्ट वाले में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना उसका फॉर्मेशन होता है, जिससे ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड है ना उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है और कौन सा बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ये इसमें थ्योरेटिकल चीजें दे रखी है। इसी के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, देखो डेल्टा एच और ई ए का टोटल, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करके एंड, एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या है कि यहाँ तक किसी के पास एनर्जी है उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी काम में आएगी, लेकिन अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी भी तो चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हीट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देख लिया यहाँ पर कि किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा कुछ चीजें और है इसके अंदर से, न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ थ्योरेटिकल चीजें और है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में कुछ ग्राफ्स और बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में भी टेम्परेचर से रिलेटेड देखेंगे और फिर जो कैटलिस्ट है ना उसका इफेक्ट भी अपन देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।